क्लास साइंस बायोलॉजी सेक्शन में एक बार आपका दोबारा से स्वागत है। और आज हम आपको जैव प्रक्रम चैप्टर से पोषण के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको हमने जैव प्रक्रम के बारे में बताया था, शरीर को अनुरक्षित करने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए, शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए जो जो प्रक्रम हमारे शरीर में निरंतर चलते रहते हैं उन सभी प्रक्रमों को जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन, रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन, रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय, ये सभी शामिल हैं। हमें ये सभी वन बाय वन स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हमने आपको पोषण के बारे में बताया था, और कल पोषण के बारे में बताने के बाद पोषण के मैंने टाइप्स बताए थे। मैंने ये बताया था पोषण दो प्रकार से होता है, स्वापोषण और परपोषण। स्वापोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव कौन से हैं? वे सभी जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल और सूर्य का प्रकाश लेकर के ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पोषण को स्वपोषी कहते हैं। इंग्लिश में उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। हरे पेड़ पौधे और युग्लिना जैसा जंतु स्वपोषी है। बाकी जितने भी जंतु हैं ये विषमपोषी या परपोषी हैं। इनको विषमपोषी और परपोषी होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ये अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। ये पूरी तरह से पेड़ पौधों पर और दूसरे जंतुओं पर, सड़ी गली मरी चीज़ों पर इनका पोषण निर्भर करता है। इसको होते हैं परपोषण या विषमपोषण या हेटेरोट्रॉफ। तो इनकी कई सारी विधियां हैं, अपने पोषण प्राप्त करने के लिए कई तरीके हैं। इस आधार पर इसको हम तीन वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है मृतोपजीवी सैप्रोफाइट, दूसरा परजीवी जिसको होते हैं पैरासाइट, और तीसरा प्राण संभोजी जिसको होते हैं होलोजोइक। तो तीन प्रकार का हो गया, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। हमें इन तीनों के ही बारे में वन बाय वन स्टडी करना है। तो सबसे पहला है मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जहाँ कूड़े के ढेर होते हैं, घूरे उठते हैं, वहाँ पर कूड़े कुकुरमुत्ते जैसी चीज़ें आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग भी सब्जी में मशरूम की सब्जी खाते हैं। वास्तव में ये जितने भी वनस्पतियाँ हैं, इस तरह के जितने जंतु हैं, ये क्या है? मृतोपजीवी हैं। ये सड़ी गली मरी हुई चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं। जैसे मशरूम, ईस्ट जिसको खमीर भी बोलते हैं उर्दू में, राइजोपस, ये सब क्या हैं? सैप्रोफाइटिक हैं। ये अपना पोषण मरी हुई सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं। ये सर इसमें लिखा है मैंने, इस विधि में मृत व सड़ी गली वस्तुओं से पोषण ग्रहण किया जाता है, जैसे मशरूम, ईस्ट, राइजोपस आदि। ये सड़े गले व मृत पदार्थों से जटिल कार्बनिक अणु प्राप्त करके एंजाइम्स की सहायता से सरल पदार्थों में खंडित कर देते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अर्थात अपना पोषण ग्रहण करते हैं। दूसरा है परजीवी, पैरासाइटिक। ये न सिर्फ पोषण दूसरों से लेते हैं बल्कि आश्रय भी दूसरे का ही लेते हैं। दूसरे जंतु के शरीर में रहते हैं, उसी के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वो पैरासाइटिक है। सिर में जुएं हैं, वो पैरासाइटिक है। जानवरों के जोंक लग जाती है, वो भी पैरासाइटिक है। हरे पेड़ पौधों पर अमरबेल लग जाती है, जो हरे पेड़ पौधे को सुखा देती है, खुद हरी बनी रहती है, वो भी पैरासाइटिक है। मतलब पोषण भी दूसरे जंतु से लेते हैं ये, और आश्रय भी दूसरे का ही लेते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं परजीवी पोषण। इसके डेफिनेशन मैंने ऐसे लिखाई है, इस विधि में जंतु दूसरे जंतुओं के शरीर में रहकर उनसे अपना पोषण एवं आश्रय प्राप्त करते रहते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, अमरबेल, प्लाज्मोडियम, जोंक, फीताकृमि आदि। प्लाज्मोडियम नाम आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है।
हम लोग मलेरिया बुखार जब हो जाता है तो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है हमारे ब्लड में आ जाता है, ये हमको बुखार से पीड़ित कर देता है। तीसरा मेथड है प्राणसमभोजी पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, हम भोज्य पदार्थों को जटिल रूप में लेते हैं और इसको हमें बाकायदा पाचन करना पड़ता है, पाचन करके सरल यौगिकों में बदलना पड़ता है। इस तरह का प्राणसमभोजी कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस विधि में भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन, जो केवल हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको होते हैं शाकाहारी या वेजिटेरियन या हर्बीवोर्स। ये मांस नहीं खाते, केवल हरे पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे बकरी, गाय, हिरन। यानी आप कितना भी बढ़िया गोश्त डाल दें, गोश्त नहीं खाएंगे। ये केवल घास, हरे पेड़ पौधे को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं ऐसे जंतु जो केवल मांस खा के अपना पोषण करते हैं, उनको बोलते हैं मांसाहारी, ये हर्बीवोर, ये कार्निवोर्स, उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। जैसे शेर है, चीता है, ये कभी दूध नहीं खाएगा, कभी खीर नहीं खाएगा, कभी हलवा नहीं खाएगा, ये केवल मांस ही खाएगा, चाहे किसी जंतु का हो। तो ये मांसाहारी जंतु होते हैं, ये केवल मांस से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और तीसरा है जो मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, जैसे हम, आप, कुत्ता, कौवा। ये क्या है, ये मांस भी खा लेते हैं और घास भी खा लेते हैं, ये सर्वाहारी कहलाते हैं। इनको होते हैं ओमनिवोर्स। तो 3 प्रकार के कैटेगरीज हो गई प्राणसमभोजी में। हर्बीवोर्स जो केवल शाकाहारी हैं, घास, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, हर्बीवोर्स हो गए। दूसरा होगा कार्निवोर्स जो केवल मांस खाते हैं, ओमनिवोर्स जो मांस और घास दोनों खा लेते हैं। फिर आता है भोजन के बारे में, डाइट बोलते हैं इसको। बैलेंस डाइट भी आपको पढ़ना है। तो आप देखिए, हम अपने भोजन के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारा जो भोजन है उसमें कम से कम 6 प्रकार के अवयव होते हैं। इसमें मुख्य रूप से है सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट का काम होता है हमारे लिए एनर्जी देना। ये हमारे लिए इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, विद इन 10 आवर्स ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा वसा, फैट्स, ये हमें एनर्जी तुरंत भी देते हैं और इसके अलावा हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर रखते हैं, आगे के जीवन में हमारे लिए ये ऊर्जा देते रहते हैं, फैट। तीसरा होता है प्रोटीन्स। ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, ये नाइट्रोजन से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स है। ये नाइट्रोजन से एमिनो एसिड्स बनते हैं और एमिनो एसिड से प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ये हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, नेल्स, हेयर, बोन्स, इन सब का, मसल्स, इनको बनाते हैं। आपने देखा होगा जो पहलवान हैं या जिम में जाते हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि ये मसल्स फॉर्मेशन में काम आता है। फिर आता है विटामिन्स। इनकी कमी से हमारे शरीर में डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाती हैं, जिसको होते हैं अभावग्रस्त बीमारियां। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इस तरह से विटामिन होते हैं। आपको बताया था हमने, विटामिन ए की कमी से हमें रात को दिखाई नहीं देता, इसको होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से बेरी नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से सूखा और रिकेट रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है और विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो नहीं रुक पाता। जब कभी चोट लग जाती है, कहीं जख्म हो जाता है तो ब्लड फ्लो करता रहता है। तो इस तरह से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही हमारे लिए काफ़ी हो जाती है। विटामिन की मात्रा हमारी बॉडी में ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। यदि ज़्यादा होगी तो भी वो अपना साइड इफेक्ट दिखाएंगे और कम होगी तो यह अभावग्रस्त बीमारी हमारी बॉडी में पैदा करेंगे। फिर हमारे लिए जल, हमारे शरीर का बताते हैं 70% भाग जल से बना है। जल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, प्रत्येक कोशिका में जल है हमारे, तो जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। भोजन के पाचन में जल का बड़ा महत्व है। और खनिज लवण जैसे जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सारे मिनरल्स हमारे लिए जरूरी हैं। ये मिनरल्स हमें ड्रिंकिंग वाटर से मिलते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से मिलते हैं। तो हमारे भोजन में ये सभी चीज़ें होना बहुत जरूरी है। यदि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो कहते हैं असंतुलित भोजन, और उस असंतुलित भोजन के कारण हम कुपोषण के सिद्धांतों के शिकार हो जाते हैं। उस बीमारी को कहते हैं मेल न्यूट्रिशन।
तो अक्सर जो लोग अज्ञानी होते हैं या निर्धन होते हैं वो कुपोषण के शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है हमें खाना क्या है, और पता है तो खाने के लिए पैसा नहीं होता। तो जिनके पास खाने के लिए पैसा भी है, ज्ञान भी है, उन्हें संतुलित आहार का ही सेवन करना चाहिए ताकि उनके शरीर में अभावग्रस्त बीमारियां ना हो, डेफिशिएंसी डिसीजेज ना हो। फिर देखिए, भोजन एक प्रकार का ईंधन है जो समस्त जीवधारियों को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जल व खनिज लवण आदि। फिर बताना है हमें भोजन के कार्य, फंक्शंस ऑफ डाइट। सबसे पहला काम है समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से ही प्राप्त होती है। तो भोजन हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइडर। दूसरा, भोजन से जीव द्रव्य की वृद्धि होती है, फलस्वरूप जीवधारियों की कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। हमारी जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड बना होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। एक वैज्ञानिक था, उसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य का निर्माण भोजन से ही होता है। अगला है, नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी पुरानी कोशिकाएं भी बूढ़ी होती जाती हैं, वो डेड सेल्स कहलाती हैं। वो डेड सेल्स हमारी बॉडी से निकलती रहती हैं और फिर उनकी जगह पर नई सेल्स का निर्माण होता है। उन सेल्स का निर्माण के लिए भोजन बहुत जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है, संतुलित भोजन रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है। आजकल बहुत सुना जाने वाला शब्द है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें संक्रामक बीमारियों से बचाता है। तो अगर हमें अपने अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करनी है तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों कोरोना बहुत ज़्यादा फैला था, तो सभी लोग इम्यूनिटी कह रहे थे। बहुत सारी टीवी में भी ऐड आ रहे थे कि ये खाएंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो खाएंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी। मेरा मानना तो ये है, अगर आप संतुलित आहार लेते रहेंगे आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर रहेगी। आपको अलग से कोई न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेनी है, आप बैलेंस डाइट लेते रहिए और योग और योग पर करते रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू।